अलका मनोज। ये तेलंगाना में भाजपा की माइनॉरिटी मोर्चा की उपाध्यक्ष है। इसके अलावा वह एक फैशन डिजाइनर भी है। यह अपनी समाज सेवा के कार्यों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। नव भारत समाचार के संवाददाता कपिल देव ने इनसे वर्तमान के गंभीर मुद्दों पर बातचीत की। अलका मनोज, वाइस प्रेसिडेंट, माइनॉरिटी मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, तेलंगाना स्टेट। बड़ा पद है, बड़े नाम पे, बड़े सीट पे बैठे हैं। कैसा लग रहा है और कैसे है? नमस्कार कपिल जी। नमस्कार अलका जी। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मैं बड़े पद पे हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं यहाँ पे जनता का सेवा करने के लिए आई हूँ। आप जनता का सेवा करना चाह रहे, लेकिन एक पद भी रहता है, जैसे चेयर बोलते, पोजीशन बोलते, पोस्ट हाँ। बोलते। मुश्किल होता है ऐसे चेयर पे बैठना? यस, गाली बहुत सुनना पड़ता है पब्लिक से। कितना भी काम करने, किस तरह से गाली सुनना पड़ता है पब्लिक? कितना भी काम करने के बाद बोलते हैं ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्या किया तुमने। पब्लिक का तो राय रहता ही है, लेकिन आपका क्या राय है कि ऐसे बात सुनते आप भावुक हो जाते हैं उसके बारे में? कभी कभी फील होता है हमको। कभी लगता है कि मैं क्यों आया हूँ पॉलिटिक्स में, या मेरा काम तो अलग है? नहीं, ऐसा नहीं लगता है। अभी आदत सा हो गया है कि अभी हमारा लाइफ कुछ भी नहीं है। हम लोगों के लिए जी रहे हैं, हम अपने देश के लिए जी रहे हैं, देश का सेवा करना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश का सेवा करने के लिए पॉलिटिक्स से क्यों? काफ़ी अन्य तरह की रंग है। आप एनजीओ भी चला सकते हैं, फाउंडेशन चला सकते हैं, बड़े बड़े लोग ऐसे भी काम कर रहे हैं। पॉलिटिक्स कुछ हिडन एजेंडा है उसमें? नहीं कपिल जी, ऐसा कुछ भी नहीं है हिडन एजेंडा। लेकिन पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है जहाँ पे मतलब हर तरह से हमको सुविधा मिलती है कि हम ज़्यादा अच्छा से काम कर सके। हम एनजीओ के थ्रू उतना काम नहीं कर पाते हैं जितना कि हम पॉलिटिकल, हाँ, जितना कि हम पॉलिटिकल पार्टी में रह के कर सकते हैं। आपको लगता है कि पॉलिटिक्स ये एक ही दरिया जैसे लोगों के पास जा सकते हैं और काम कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। लेकिन इसका बीज कहाँ से लगा था? ये जो सेवा का भाव आप में आया है, ये बीज बचपन से ही है या कभी ऐसे घटना या दुर्घटना की वजह से आया है? बचपन से तो नहीं था। बचपन से मुझे फैशन का बहुत क्रेज़ था, तो मैं इंटरनेशनल फैशन डिज़ाइनर भी हूँ। फिर तो ये इस चीज़ के बारे में मेरा सवाल ये है कि आप एक फैशन डिज़ाइनर हैं, इंटरनेशनल फैशन में काफ़ी देश जाके आए हैं, और हमारी मुलाकात भी इसी एक दरमियान से हुई थी, फैशन के दरमियान से। जी हाँ, हुई थी। अच्छी तो मुलाकात थी वो तो। लेकिन एक अलग रंग है फैशन, वो तो ग्लैमर होता है, कलर होता है। जैसे आप एक अच्छी रंग पहन के, अभी कपड़े पहन के बैठी है। कंपैरिजन लिए अगर फैशन और पॉलिटिक्स के, तो बहुत अंतर है दोनों के बीच में। ये पढ़ाओ और ये पढ़ाओ अलग ही है, टोटली डिफरेंट है। लेकिन ये सोच कैसे बना आपको? फैशन तो वहाँ पे तो ग्लैमर है, फोटोग्राफी है, यहाँ पे पॉलिटिक्स में गाली गलौज है, तो अलग है ना? आपने जो कहा एकदम सही है कि मतलब फील्ड टोटली डिफरेंट है। वहाँ पे एकदम एक्स्ट्रा मॉडर्न लोग हैं, उसमें जो काम करती हूँ उसी टाइप के मतलब क्लाइंट्स आते हैं कि एकदम हट के चाहिए ड्रेसेस, ऐसा वैसा। तो वो ड्रेसेस तो आप पॉलिटिक्स में नहीं पहन सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो मैं पहनना भी छोड़ दी हूँ। बट कभी लगता है कि आप क्योंकि आप एक फैशन रंग से, और आप खुद एक स्टोर भी चला रहे, बड़ा स्टोर, थैंक यू। अच्छा नाम है उसका, और मैं काफ़ी अट्रैक्टेड हूँ आपके स्टोर के जो चीज़ों के बारे में भी, आपके बारे में भी। लेकिन फिर भी मुझे ऐसे भिन्न तरह के सवाल भी आते हैं कि इट्स अ डिफिकल्ट लाइन। फैशन खुद एक डिफिकल्ट लाइन है, क्योंकि अपना एक नाम बनाना बहुत मुश्किल है। या चाहे फैशन हो, या टेलीविजन लाइन में हो, या सिनेमा में हो, या कहीं इवेंट या स्टेज आना ही बहुत बड़ी चीज़ है जी। वो लाइन से आप बिल्कुल हट के पॉलिटिक्स में आ गए। मतलब कम से कम 4-5 साल से मेरे शायद आप जहाँ से बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी में आई है, 7 या 8 ईयर्स से। लेकिन और वो भी एज अ माइनॉरिटी, उसके बारे में क्या चैलेंजेस रहे आपका? माइनॉरिटी में ये चैलेंज होता है, जब मैं पब्लिक में जाती हूँ तो
अच्छा माइनॉरिटी विंग से है तो ऐसे ही कोई होगी, दैट्स इट, उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं लोग। और जब मुझे ऐसा ज़रूरत पड़ता है किसी के लिए फ़ाइट करने के लिए, पुलिस स्टेशन में जाने के लिए, तो अलका मनोज पुलिस स्टेशन भी जाती है? बहुत बार गई हूँ मैं। अच्छा। वहाँ पे बैठ के एसीपी वगैरह को भी उनके साथ बहुत लड़ के, कैसे नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आपको करना है ऐसा। तो जो भी रहता है सिचुएशन उस हिसाब से बैठ के पूरा दिन भर बैठ के मैंने हैंडल किया है पुलिस स्टेशन में। लेकिन उन लोगों के दिमाग में, मन में ऐसा आता है कि बीजेपी में माइनॉरिटी है क्या। तो ये तो मुझे भी लगता है कि मैं तो एक होस्ट हूँ, सवाल भी उठते हैं मेरे जी। कि भारतीय जनता पार्टी का इमेज बन चुका है कि हिंदू पार्टी है, मतलब हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है, आरएसएस बेस्ड पार्टी है। जी। तो ये लाइन ज़्यादातर 80% लोगों को यही समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी एक हिंदूवाद पार्टी है। लेकिन माइनॉरिटी में क्या, माइनॉरिटीज़ का क्या रोल रहता है उसमें? माइनॉरिटी जैसे लीडर, आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं आप, जी। आपका सुनाई कैसा रहता है? आपके ऊपर कुछ ऐसे पॉलिटिक्स भी होता है पार्टी के अंदर कि आपके बात नहीं सुनाया जाता है, या they don't take you seriously for your opinion? नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों के दिमाग में ऐसा है कि हिंदू पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी जी का एक ही कहना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इसका मैं कुछ एग्जांपल दूंगी। मेरी खुद देवरानी है, वो फ्रांस में अटक गई थी। वो उसको मतलब जिसके पास काम करती थी उसने लॉक कर दिया था उसको। उसको मिसयूज़ करना चाहता था, वो उसके लिए रेडी नहीं थी। तो उसने फेसबुक से ऐसा लोगों को कांटेक्ट किया था। उसको मेरे बारे में ध्यान में नहीं आया था शायद, तो उन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया कि आपके मतलब फैमिली मेम्बर को ऐसा हुआ है। मैंने इमीडिएटली उसके ऊपर काम करना शुरू किया। इमीडिएटली यहाँ से मैंने मेरे ऑफिस में फ़ोन किया, और फिर वहाँ से हमारे जो सर हैं उन्होंने हेल्प किया। सेंटर में बात करके 2 दिन में हम उसको इंडिया लेके आए। उसका मतलब बहुत, उसके पास पासपोर्ट नहीं था, वीज़ा नहीं था, क्योंकि वो जो आदमी था वो पूरा जब्त कर लिया था। इसके पास कुछ भी नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था, मारता भी था उसको, क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं करती थी, बोलती थी मेरे नज़दीक मत आना। तो इसीलिए तो वो बहुत मुश्किल था उस टाइम पे। मतलब बीजेपी ने ये नहीं देखा कि वो क्रिश्चियन लड़की है, बीजेपी ने ये देखा कि हमारी बेटी है, हमारे भारत की बेटी है। तो और वो लेके आए सब चीज़। इस विचारधारा को बीजेपी लोगों के पास लेके जाने, ये से जैसे चीज़ आप जैसे बोली, जी। बट व्हाई हैज द पार्टी फेल्ड इन टेकिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स टू द पीपल, मेकिंग नोट टू द पीपल? वो हमारा काम है, हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों को जाके बताते हैं। होता है एक जरिया होता है लोगों का कि हाँ आप भी एक मसाया है, क्रिश्चियन लोग हो या माइनॉरिटी इस्लाम धर्म के लोग हो, या चाहे हिंदू हो या जैन हो या सिख हो, लेकिन वो मैसेज बीजेपी नहीं लेके पाए लोगों के पास। इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, वो डिपेंड करता है कि किस तरह के लीडर्स हैं उसमें, विंग में, उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो मतलब जैसे आप काम कर रहे हैं, आप बीजेपी का नाम लेके काम कर रहे हैं, माइनॉरिटीज के पे काम कर रहे हैं। मैंने देखा कि लॉकडाउन में आपने काफ़ी सेवा किया लोगों को, जैसे काफ़ी तस्वीरें आपके निकल के आई थी, वो काम कर रहे हैं आप। लेकिन और क्या होनी चाहिए बीजेपी के पर्टिकुलरली तेलंगाना के राष्ट्र में कि लोग आपका मैसेज माइनॉरिटी तक गए? क्योंकि तेलंगाना राष्ट्र एक राष्ट्र जैसा कम से कम एक 25-30% मुसलमान है जी, और 5% क्रिश्चियन है, और अन्य तरह की लोग भी है इसमें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेन द पॉपुलैरिटी ऑफ द अदर माइनॉरिटीज ऑल्सो। हाँ, ये बात एकदम सही बोल रहे हैं आप। लेकिन मैं यही बोलती हूँ कि वो डिपेंड करता है वो लीडर के पर्सनालिटी पे। मुझे आज तक बीजेपी ऑफिस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मुझे जो भी प्रॉब्लम था, जहाँ पे मैं अटक जाती हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ, जहाँ पे पुलिस वाले मेरा नहीं सुनते हैं, मैं ऑफिस में फ़ोन करती हूँ और मुझे इमीडिएट हेल्प मिलता है। यहाँ से, सेंटर से, सब जगह से मिलता है। मुझे आज तक ये फील नहीं हुआ कि मैं क्रिश्चियन हूँ तो मेरे लिए ये नहीं किया जाएगा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। आप सच बोल रही हो? यस, मैं एकदम सच बोल रही हूँ। मुझे जितना मान सम्मान मिला है बीजेपी में, उतना कहीं नहीं मिला है। मैं
जब जो प्रोग्राम तो करना ये बात चाहती आप हूँ। डंका लगा के बोल सकते ऑफ कोर्स मैं डंका लगा के बोल सकती हूँ। मैंने कितने सारे प्रोग्राम किए, आप लोगों को तो मालूम ही है कि कितने सारे वुमेंस डे वगैरह सेलिब्रेशन करना, माइनॉरिटी के इससे हो। हो गए, एक बात तो सही है, क्रिसमस आप आने के क्रिसमस बाद, सेलिब्रेट करना। आप आने के बाद थोड़ा बहुत तो ग्लैमर तो आ गया बीजेपी धन्यवाद। पहले वो ग्लैमर थोड़े अलग कांग्रेस में था या टीडीपी में था, लेकिन बीजेपी में थोड़ा ग्लैमर आ गया। वही होता है, डिपेंड करता है पर्सन का पर्सनालिटी पे। तो मुझे आज तक कुछ भी ऐसा फेस। तो आपको, आपका ये मानना है कि इंसान ही होता है, पर्सन होता है जो उस चीज़ को संभाल सके, पार्टी नहीं होता है? पार्टी का भी रोल बनता है कि सब लोगों को साथ लेके चले, जैसे आप काम। हाँ, तो वही बोल रही हूँ ना मैं, पार्टी का रोल है, इसीलिए तो पार्टी मुझे साथ लेके चल रही है। मुझे पार्टी में कभी नीचे नहीं दिखाया गया है। मैं ये नहीं देखी हूँ कि वो हिंदू है तो इसीलिए उसको स्पेशल सीट दिया गया, मुझे नहीं दिया गया, मैं क्रिश्चियन हूँ बोल के। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन जब टिकट की बात आती है, इलेक्शंस के टाइम पे आते हैं, जी, ये बात तो उठती है, टिकट्स किसको देना, नहीं देना, किस क्षमता पे देना। अगर आप देखें पूरे हिंदुस्तान में जी 90% से ज़्यादा लोग जो बीजेपी में जुड़े हैं, जब टिकट मिला है वो जी। हिंदू ही है। नहीं, माइनॉरिटीज़ को भी दिया है उन्होंने। कम हाँ, फीसदी। एक पता है कांग्रेस वालों ने ना लोगों के दिमाग में डाल दिया कि बीजेपी अगेंस्ट माइनॉरिटी है। ऐसा नहीं है। अभी देखिए, इतना गैस सिलेंडर्स वगैरह मोदी जी ने दिया था और दे रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा ना देख के दे रहे कि ये ब्राह्मण है इसको दे दो, ये राजपूत है इसको दे दो, ऐसा नहीं देख के दे रहे। मुस्लिम को भी दे रहे, क्रिश्चियन को भी दे रहे, सिख को भी दे रहे, सबको दे रहे हैं। तो मतलब वो एक पॉलिटिकल ये है, उन लोगों ने जीतने के लिए ऐसा दरिया बना लिया कि नहीं बीजेपी अगेंस्ट माइनॉरिटी है, ऐसा नहीं है। तो ये बात को काउंटर करने के लिए जो कांग्रेस का ये इमेज, वाद विवाद का जो बात है, जो बोलते हैं कि बीजेपी एक हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी है, उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी में क्या प्लान बना है? खासकर आप जो माइनॉरिटी मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट है, आप किस तरह की प्लान बना करके कि पब्लिसिटी करो, या ये चीज़ जो चीज़ इंटरव्यू पे हो सकता है या कोई अन्य तरह की मंच पे हो सकता है, जी, ऐसे कार्यक्रम बनाए आप लोग? जी, मैं हमेशा कुछ न कुछ प्रोग्राम ऐसे आयोजित करती रहती हूँ, और जहाँ पे कि मतलब हर तरह से, किस तरह से किनको क्या सपोर्ट चाहिए समाज में, उस तरह से मैं करती हूँ। और आपको तो मालूम ही है कि हर दिन मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोग्राम में हूँ, तो लोगों को वहाँ पे मालूम होता है कि ये बीजेपी की है और ये इतना अच्छा काम कर रही है। तो मतलब तो वो मैसेज जाता है उनके पास कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, और मेरे साथ सच में अभी तक कोई भेदभाव नहीं हुआ है। सब लोगों ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया है। मेरा दूसरा घर बीजेपी है। लेकिन आपके पार्टी के अंदर ही बहुत सारे कंपटीशन भी है, महिलाओं के रूप में, जिनके आपके ऊपर जो कंपटीशन भी है उसका काफ़ी ज़्यादा है, उसको आप कैसे लेते हो? कंपटीशन तो हर जगह रहता है, हर एक क्षेत्र में है, फैशन में। पॉलिटिक्स इज आल्सो बिकम इट्स अ प्रोफेशन। लोग आना चाह रहे हैं, उससे काफ़ी फायदे मिल रहे हैं उनको, पैसे भी कमा रहे हैं, पैसे डाल रहे और पैसे भी कमा रहे हैं। नहीं, वो चीज़ एक अलग है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने एक चीज़ देखा है बीजेपी में, पता नहीं उन लोगों के पास मतलब इतना स्ट्रेंथ कहाँ से आता है। जो मेरे सीनियर्स हैं उन लोगों को, सुबह उठते हैं, फिर पता है 6 o'clock कभी बाहर निकल जाते हैं, कभी 7 o'clock बाहर निकलते हैं, पूरा दिन काम कर रहे हैं। नाइट में 12 o'clock 1 o'clock वापस घर आते हैं, लेकिन काम करते रहते हैं। ये सब मैंने कांग्रेस वाले में नहीं देखा, टीआरएस वाले में नहीं देखा। अभी आप देखिए, कोविड का सीज़न था, इसमें पूरा मतलब देश में किशन रेड्डी सर बार बार वो दिल्ली से जब भी आते थे, यहाँ पे गांधी हॉस्पिटल जाते थे, वो कोविड वार्ड में जाके चेक करते थे, और वहाँ के जो पेशेंट्स हैं उनसे जाके मिलते थे कि आपको मतलब हर तरह की सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है। कितनी बार उन्होंने विज़िट किया। तब केसीआर जी को शेमफुल लगा, तो वो एक बार गए दिखाने के लिए, फ़ोटो लेने के लिए गए थे वो लेकिन किशन रेड्डी सर हमेशा चेक करते रहते हैं। जब भी वो आते हैं, जहाँ पे भी वैक्सीन दिया जा रहा है, तो वहाँ पे प्रॉपर्ली दे रहे हैं या नहीं, हर जगह चेक करते रहते हैं। मैं भी उनके साथ बहुत बार जाती हूँ। लेकिन मेरा ये
और एक सवाल है कि अभी काफ़ी लोग टीआरएस से जो आपके पार्टी से जोड़ा जा रहा है जी जैसे ईटल राजेंद्र जी है जो अभी हाल ही में आप जी अभी बीजेपी पार्टी में ज्वाइन हुए और अभी इलेक्शंस पे लड़ने वाले हैं जी हुजूराबाद से। जी तो ऐसा ये शिफ्ट किस वजह से हो रही है? बिकॉज ऑफ द लीडरशिप एट द टॉप और लीडरशिप एट द स्टेट? देखिए मोदी जी की जो छवि है बहुत स्ट्रांग है। हर कोई उनकी मतलब छवि को देख के बहुत लगता है कि मतलब इतने अच्छे स्ट्रांग पीएम हैं और मतलब अपना सब कुछ छोड़ के देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं दिन रात। तो वो देख के हर किसी के मन में ऐसा भावना आता है कि मुझे भी हेल्प करना चाहिए, मुझे भी इसमें जुड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ईटाला जी का अलग चीज़ है, अलग केस है, क्योंकि टीआरएस में एक ही है, खाली एक ख़ानदान का राज चलना बस। वहाँ पे किसी का कुछ भी नहीं चलता है, बस खाली केसीआर जी, केटीआर जी, कविता और उनका जो ब्रदर इन लॉ है बस, और उसके सिवाय किसी का कुछ नहीं है। देखिए मुश्किल से कोई मुंह खोल पाते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे बीजेपी फ्रीडम है ही नहीं वहाँ पे। बीजेपी में मुंह खोलने का सुविधा है? यस ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, फ्रीडम इज देयर, ऑफ कोर्स। अभी आप देखिए बीजेपी ही एक पार्टी है जहाँ पे आप मैक्सिमम लोगों को देखिए, ना मोदी जी आए हैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, ना तो दत्तात्रेय जी आए हैं, अभी वो गवर्नर है, वो किस तरह के फैमिली से आए हैं सब लोगों को मालूम है। किशन रेड्डी सर, उनको भी पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी नहीं आए हैं, मैं भी नहीं आई हूँ पॉलिटिकल फैमिली से। आपको एक मंच मिला है, स्टेज मिला है, तो ये स्टेज से कहाँ आगे तक जाना चाह रहे हैं आप? आपकी क्या मनोविचार है? आप आपके दिल की आवाज़ बोलिए। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि जो लोगों को प्रॉब्लम होता है उसको मैं कैसे सॉल्व करूं, और स्पेशली जो वुमेन के साथ जो होता है, मैं वही बता रही हूँ। जो वुमेन लोगों को जो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए मेरे दिल में है कि मैं भी एक अच्छी स्ट्रांग लीडर बनूं। किस तरह की लीडर? मिनिस्टर बनना चाह रही है, एमएलए बनना चाह रही है? वो तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि पार्टी क्या देंगे, लेकिन मैं काम करती रहूँगी। काम करती रहोगी बिना पद के ऊपर सोचे? हाँ। यू डोंट वांट टू कंटेस्ट? कंटेस्ट तो कंपलसरी करना ही है, करना ही है। ऑफ कोर्स, कंटेस्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे उनको हम ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे? ना तो पब्लिक सुनती है ज़्यादा जब तक आप कुछ पोजीशन पे नहीं है, ना तो पुलिस वाले सुनते हैं, तो फिर कैसे कर पाएंगे? लेकिन इतने सीनियर्स हो जो पार्टी में बसे हैं इतने सालों से, जी, उनको आप टक्कर नहीं दे रहे क्या? आपका जो घोड़े का तेज है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार बोला में से किया गया है पार्टी में भी। अब इतना तेज, लेकिन 5-6 साल में इतने पद लेके आ गए, इतना पोजीशन पे आ गए। मैं खुद आपको देख रहा हूँ, 5-6 साल में आपकी ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। मतलब आप एक अच्छी पद पे, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर व्हाट यू हैव डन, बट ये पॉलिटिक्स है। मैं यही बात लोगों को समझाना चाहती हूँ कि दो मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं माइनॉरिटी मोर्चा से हूँ, फिर भी मैंने जो काम किया है वो सब लोगों ने देखा है, सब लोगों ने सराहा है, इसीलिए ये पद दिया है, नहीं तो कैसे देते? बोलिए आप। लेकिन ये तो यहाँ पे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी नहीं आता, हिंदू नहीं आता है, कुछ भी नहीं है। बीजेपी सबके लिए है, मैं यही बताना चाहती हूँ लोगों को। तो अगर कल का दिन आप जी कंटेस्ट करना चाह रहे हैं एज एन एमएलए और एन एमपी, आपके क्या मैनिफेस्टो क्या रहेगा? आपका 5 पॉइंट एजेंडा क्या है आपका जो आप लोगों को करना चाह रहे हैं? ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है आंसर करने के लिए। 2-3 बोल दीजिए, आप कुछ बनाओगे आपका प्लान उसके लिए? मेरा प्लान रहेगा कि जो भी एरिया मुझे दिया जाएगा पार्टी की तरफ से, उस एरिया में किसी भी तरह का किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो, घर घर में बिजली हो, घर घर में पानी हो, जो मोदी जी चाहते हैं, और जो स्लम में रहते हैं उनको एक अच्छा घर मिले, और उनके बच्चे अच्छे पढ़ें, अच्छे स्कूल में जाएं, उनको उनके जो कैपेसिटी है उससे ऊपर बढ़ के गवर्नमेंट के तरफ से अच्छा एजुकेशन सिस्टम दिया जाए, और वुमेन के ऊपर अत्याचार ना हो। आज भी
बहुत प्रॉब्लम होता है बिकॉज वुमेन है बोल के, वो नहीं होना चाहिए। तो मैं ये सब पे ज़्यादा ध्यान देना चाहती हूँ। 3-4 चीज़ आप हाँ। जो करना चाह रहे हैं। तो कमिंग बैक टू पर्सनल लाइफ, आप आपका हस्बैंड आपका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है सिस्टम में, ऑफ कोर्स। उनके साथ अभी भी आपका ताल्लुकात चलता है अच्छा? Of course. Seeing you grow in politics. Men do become wary of women's success, you know. As a man, I can, yes, मैं आज जो भी हूँ मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से ही हूँ। मैं अभी भी बीजेपी ऑफिस में जब पाँव लगाती हूँ तो मेरे से नहीं पूछते हैं कि अलका कैसी हो, मनोज कहाँ है पूछते हैं। तो क्योंकि वो लोग देखते हैं कि जो कितना सपोर्ट करते हैं मनोज मुझे, तो उनके सपोर्ट की वजह से ही मैं इतना कर पाती हूँ। इनके सपोर्ट से आप इतना कर पा रहे हो, और बाकी का क्या सपोर्ट आप चाह रहे, आप लोगों के क्या सपोर्ट चाह रहे हो? लोगों से या मतलब लोगों से? हाँ, लोगों से मैं यही सपोर्ट आपकी दरख्वास्त कर सकते हैं हमारी चैनल के माध्यम से। जी, मैं यही चाहती हूँ कि हम लोग शांति से रहें, एक दूसरे को मतलब नीचे ना दिखाएं किसी भी तरह से, क्योंकि अजीब सा देखते हैं लोगों को, पता है अरे तुम वो है, तुम ये नहीं बने हो, तुम वो नहीं बने हो। हर एक इंसान के लाइफ में वो दिन आता है, लेकिन जो लोग क्रश करते हैं ना, वो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वही अगर हम क्रशिंग छोड़ के हम उनको अपना हाथ दे के और उनको हम हेल्प करें ऊपर उठने के लिए, तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। अलका मनोज जी, आप एक महिला है जी, और महिला काम करना एक बड़ी चीज़ है। आई अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव 2 sisters and my mother also is a working woman. वाओ। So I have a lot of respect for working women because my mother was herself an educationist. School चलाती थी, primary school, nursery. वाओ। तो I have a lot of respect for working women, but I also know that working women का काफ़ी मुश्किल conditions रहता है काम करने के लिए, या बाहर जाके आने के लिए, यहाँ पे घर चलाना है, या परिवार को चलाना है, खाना पकाना है, और अपना खुद का काम भी करना है। आपको ऐसा लगता है कि आप इतना सारी चीज़ कैसे मैनेज कर लेते? एक तो पॉलिटिक्स हो गया, घर भी हो गया, आपका खुद का फैशन का बिजनेस भी है, तो डोंट यू थिंक यू आर पुटिंग टू मेनी हैंड्स इन डिफरेंट प्लेसेस? हाँ, वो है। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होता था मुझे इस चीज़ में, लेकिन एक ही बात है कि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, तो घर का मैं बताती हूँ कि बहुत सारी चीज़ मुझे पता भी नहीं रहता है कि है या नहीं है। आप तो लकी है कि आपका हस्बैंड एक हीरा निकला है। यस। लेकिन हर किसी का बॉयफ्रेंड या हस्बैंड हीरा नहीं निकल सकता है। हाँ, वो तो ऐसी एक संगठन आपके जरिए से अपने को पता चला कि एक स्पंदना जैसी लड़की जी, जिसके साथ जो सुसाइड बना है, उसके बाद थोड़े बहुत विशेषता दीजिए। हाँ, मैं डे बिफोर उसका फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी था, तो उसमें एक इंसिडेंट क्या था एक्चुअली, क्या लेट द ऑडियंस नो अबाउट इट। इंसिडेंट ये हुआ था कि लड़की बहुत रिच फैमिली की थी, और एक ही लड़की है उनको, ना तो दूसरा बेटा है ना दूसरी बेटी है, कोई भी नहीं है, एक ही लड़की है। वो प्यार करती थी किसी ऑर्फन लड़के से, तो घर में ये मतलब उन लोगों को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन पेरेंट्स मान गए थे। पेरेंट्स ने बोला हाँ ठीक है, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स को थोड़ा सा ये था कि नहीं हमारे लेवल का होना, ये होना, वो होना, बहुत तरह का सब लोगों को रहता है। हाँ, वो मतलब जनरली ये प्रॉब्लम हर एक घर में होता है। यस, हाँ, वो हमेशा ही रहता है। तो वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था, तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, हम शादी तो नहीं कर सकते हैं, बट लेट्स बी अ गुड फ्रेंड। लेकिन वो क्या होता है, जब आप दोनों मेजर थे? हाँ, दोनों भी मेजर थे। तो एक क्या हो जाता है साइकोलॉजिकली, पता जब आप किसी को प्यार करते हैं तो वही सब कुछ आपके लिए हो जाता है, वो बहुत नेचुरल है। मतलब कोई ऐसे ना बोल दे और उसको भुला जाओ, नहीं होता है। तो इसमें पता है पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेरेंट्स भी बच्चों को समझना चाहिए। यहाँ पे पेरेंट्स ने समझा था, सपोर्ट किया था,
लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स बोल रहे थे नहीं। तो 1 वीक के बाद लड़की ने सुसाइड कर लिया डिप्रेशन में जाके कि मैं इससे शादी नहीं कर पा रही हूँ, मतलब लोग नहीं मान रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं इसके बिना कैसे जीऊँगी, ऐसा एकदम डिप्रेशन में जाके उसने सुसाइड कर लिया। फिर जब उसने सुसाइड किया उसके 1 वीक के बाद उस लड़का ने भी सुसाइड कर लिया। ये बहुत ही दुखद घटना है। मैं नहीं चाहती हूँ कि और भी अपने देश में कोई भी स्पंदना का स्टोरी दोहराया जाए। तो ये इट्स नॉट जस्ट अ लव स्टोरी, इट इज आल्सो अ केस ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। यस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कोविड के टाइम पे तो काफ़ी डिप्रेशन एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट बन गई, बिल्कुल घर बैठे थे लोग, काफ़ी उनको बाहर जाना नहीं रहता था ना, काम एक ऐसा चीज़ होता है जो आपका Yes, हाँ जी, बी फ्री, yes, स्टार्ट वर्किंग। लेकिन पिछले 1 साल से काफ़ी लोगों का बिजनेस बंद हो गया है, ये सही बात है, कमाना भी कम हो गया, तो घर Yes. बैठे लोग, काफ़ी लोग डर से ही बैठ गए। और ये सब चीज़ को निकालने के लिए एपॉलिटिकली आपका क्या मैसेज देना चाहिए आप सब लोगों को? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ लोगों को कि आप घबराइए मत। फेलियर हर किसी के लाइफ में आता है। क्योंकि मैं आपको खुद इतने साल से देख रहा हूँ कि आप में एक अलग सी स्पिरिट है जो आप हमेशा एवरी टाइम आई सी यू कम आउट बेटर। थैंक यू। बट so I want to know that secret, and that the secret should go to the people. yeah, see, even I go through so much of struggle, but I should not think in that situation. मैं ऐसा नहीं सोचूं कि अभी अरे अब मैं तो ये नहीं कर पा रही हूँ, मेरा बिजनेस फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मैं सुसाइड कर लूँ। ऐसा नहीं है। लोग क्या कहेंगे, लोग तो ना आके हमको खाना दे रहे हैं, लोग हमारा घर नहीं चला रहे हैं। हम इस सिचुएशन से कैसे ऊपर उठे वो सोचना है और उसमें काम करना है। तो यहाँ पे क्या होता है पता है, अगर हमारे अच्छे दोस्त हैं और हमारे लाइफ पार्टनर अच्छे हैं जो हमको अंडरस्टैंड करते हैं तो ये सिचुएशन नहीं आएगा। हमारे पेरेंट्स हैं जो हमको अंडरस्टैंड करते हैं तो ये सिचुएशन नहीं आएगा। तो पेरेंट्स, दोस्त और फैमिली और सोसाइटी बहुत ऑफ कोर्स साइकोलॉजी एक बड़ा सब्जेक्ट है यूरोप में, काफ़ी डिप्रेशन एक बड़ा सब्जेक्ट है, सुसाइडल टेंडेंसीज जो लोग लेते हैं वो एक्चुअली साइकोलॉजिकल सेंटर्स या काउंसलिंग सेंटर्स जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे काउंसलिंग सेंटर्स बहुत कम है, खासकर शहरों में भी कम है, फॉरगेट अबाउट विलेजेस। जी हाँ। इसका कुछ आपकी पार्टी की तरफ से या पॉलिटिकल एजेंडा समझ लो या पब्लिक पॉलिसी समझ लो, आप एक प्रस्ताव ला सकते हैं कि ऐसे हर एक स्कूल में, हर एक गली मोहल्ला में एक काउंसलिंग सेंटर, दवाखाना तो मिल जाता है जी, क्लिनिक मिल जाता है, लेकिन एक काउंसलिंग सेंटर, एक प्रोफेशनल काउंसलिंग सेंटर फॉर ऑल द पीपल टू वॉक इन एंड शेयर देयर प्रॉब्लम, शेयर देयर वरीज। यस, ऐसा कुछ बन सकता है? यस, ऑफ कोर्स। तो मैं जब इस डेथ एनिवर्सरी पे गई थी तो मुझे बहुत बुरा लगा कि उसके मम्मी पापा दोनों रोए जा रहे हैं। मैंने बोला कि वो लड़की तो चली गई, अभी इनके पास तो कोई बच्चे है भी नहीं, इनका क्या कंडीशन है देखो, वो भी डिप्रेशन में ही है, लोगों को हेल्प कर रहे हैं लेकिन वो भी डिप्रेशन में है। तो ये सिचुएशन किसी के लाइफ में नहीं आना चाहिए। तो मैंने सोचा है कि मैं मोदी जी को लेटर लिखूंगी कि हर एक स्कूल में स्टार्टिंग से ही उनको साइकोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, वहाँ पे ऐसे टीचर्स रहना चाहिए जो उनको बूस्ट करे। हर एक स्टूडेंट 100 to 100 नहीं ला सकता है। जो स्टूडेंट कभी फेल भी हो गया है वो आप देखिए दूसरे क्षेत्र में तो काफी बार वंडर करता है, दूसरे क्षेत्र में वो वंडर करता है। अभी मेरा ही मैं बताती हूँ, मेरे फादर इंटरमीडिएट में 10th में स्टेट टॉपर थे, इंजीनियरिंग में स्टेट टॉपर थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, DMRL के एक्स डायरेक्टर थे वो। तो उनका बहुत चाह था कि क्योंकि मैं पहली चाइल्ड हूँ उनकी, तो मैं भी साइंटिस्ट बनूँ या नहीं तो PhD करूँ फिज़िक्स में। मुझे फिज़िक्स इतना भी समझ में नहीं आता है, तो मेरे लिए भी अच्छे लाइन पे आ गए आपको तो। हाँ, लेकिन उस टाइम मेरे लिए भी बहुत टफ था मेरे फादर को समझाना कि फ़ैशन भी एक सब्जेक्ट है जो मैं लेके आगे बढ़ सकती हूँ। उस टाइम पे उन्होंने बोला, मेरा नाक कटा दिया, तुम कुछ नहीं कर रही हो। तो मैंने उस टाइम पे मुझे भी बहुत फील होता था, क्या मैं कुछ मतलब वर्थलेस हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ क्या? हाँ ठीक है, मेरा भाई भी इंजीनियर बन रहा है, बहन भी बन रही है,
मैं क्या सच में वर्थलेस हूँ? मेरे अंदर भी सुसाइड करने का बहुत बार थॉट आया था, बहुत बार। How did you overcome that phase? उस टाइम पे जब मैं बहुत ही परेशान थी, मेरे फ्रेंड्स ने हेल्प किया था। फिर और एक ऐसा सिचुएशन आया था जहाँ पे मनोज ने बहुत हेल्प किया था, तब जाके हम शादी किए थे। ऐसा हुआ था कि हमने डिसाइड किया कि हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं ऐसा। तो वो सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है और फ्रेंड्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स आपको जितना समझते हैं उतना दूसरा नहीं समझता है। एक आखिरी सवाल आपसे, दोस्त जब आप बोले आजकल तो रियल फ्रेंड्स कम हो गए, ऑनलाइन फ्रेंड्स ज़्यादा हो गए। कोई आपके बारे में यूट्यूब में कमेंट लिख दिया, आप ऐसे भी संगठन सुनाई दे रही, कोई यूट्यूब में कमेंट लिख दिया आप सुसाइड भी करने लग गए, फेसबुक में कोई लिख दिया तो ऐसे उसका कोई डिप्रेशन में आ गया। व्हाट इज एडवाइस फॉर यंग पीपल स्पेशली, बिकॉज आप ये पूरे चीज़ क्रॉस करके, पड़ाव पूरे क्रॉस करके आए, यंग जनरेशन जो इस चीज़ पे शिकार हो रहे हैं, ऑनलाइन शेमिंग समझते या बुलिंग बोलते हैं, जो बुलिंग चलते, उनके लिए क्या स्पिरिट देना चाह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं उनको यही बोलती हूँ कि वो एंड नहीं है। उसने बोला वो उसका थॉट है, आप उसके ऊपर क्यों सोच रहे हो, उसको क्यों इतना दिमाग में लगा रहे हो? आपको मालूम है कि आप क्या हो, तो आप अपना काम में ध्यान दे के आगे बढ़ो। उसने जो लिख दिया लिखने दो उसको, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उनको। हम मेंटली उतना स्ट्रांग होना चाहिए। मेंटली स्ट्रांग कब होंगे? जब हमारे पेरेंट्स हमको सपोर्ट करेंगे, जब हमारे लाइफ पार्टनर सपोर्ट करेंगे, हमारे फ्रेंड्स हमको सपोर्ट करेंगे। मैं एक ग्रुप चलाती हूँ, पावरफुल वुमेन, तो वहाँ पे हर क्षेत्र से वुमेन है हमारे ग्रुप में। उसमें हमारा एक ही लक्ष्य है, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के कैसे एक दूसरे को ऊपर उठाएं, कैसे सपोर्ट करें हम एक दूसरे को हर एक क्षेत्र में, जहाँ भी जिसको भी ज़रूरत है। मैं सबको हेल्प करने के लिए तैयार रहती हूँ। एक आखिरी मैसेज हमारे नवभारत प्रेक्षकों के लिए आपके ज़रिए से। मैं यही बोलती हूँ आप लोगों से कि कैसी भी स्थिति आने दीजिए लाइफ में, आप घबराइए मत। आज अगर आप फेल होंगे तो कल आपको सक्सेस मिलेगा। जब आप फेल नहीं होंगे तो आपको सक्सेस का मीनिंग मालूम ही नहीं होगा। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जिनके लाइफ में नंबर्स ऑफ फेलियर है। मैं अब्दुल कलाम जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ क्योंकि हम लोग सेम कैंपस में रहते थे। जब वो लोग अग्नि का जो गए थे टेस्ट करने के लिए, फेल हुआ था, तो उस टाइम पे ना उन लोगों को बहुत बुरा लगा था। लेकिन देखिए फिर उन लोगों ने काम किया। बहुत सारे साइंटिस्ट रोए भी थे वहाँ पे, मेरे फादर भी थे वहाँ पे। लेकिन फिर उन लोगों ने काम किया। फिर जब सक्सेस हुआ, मतलब एक बार दो बार फेल हुआ लेकिन सक्सेस हुआ, तो जब हम फेल नहीं होंगे तो हमको मालूम ही नहीं कि फेलियर क्या है और सक्सेस क्या है, ऐसे ही जा रहे हैं हम। तो फेल होते तो घबराइए मत, हर किसी के लाइफ में होता है, हर एक किसी के लाइफ में। मैं आपको एक अच्छा उदाहरण देना चाहती हूँ। मोदी जी को देखिए, मोदी जी क्या थे और आज क्या है, और कितना आगे उठा रहे हैं वो देश को, कितना लोगों का सेवा कर रहे हैं और कितने अच्छे स्ट्रॉन्ग पीएम हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हिम्मत मत हारिए, और आपको कभी भी किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है, मैं आपके साथ हूँ। कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या नहीं तो मेरा पेज है अलका मनोज बीजेपी, उस पर आप मुझे मैसेज दे सकते हैं। मैं जो भी आपका हेल्प है मैं कंपलसरी करूँगी। मुझे बहुत अब्रॉड से भी लोग मुझे थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, और मतलब क्योंकि उन लोगों को इमरजेंसी रहता है इंडिया आने के लिए, किसी का फादर एक्सपायर हो गया, कुछ हो गया, तो मैं उनको हेल्प करती हूँ और उन लोगों को लेके आती हूँ। और लास्ट टाइम भी जब लॉकडाउन था तो उसमें बहुत सारे लोगों का जॉब चले गया था। उन लोगों ने मुझे ऑनलाइन से ही कांटेक्ट किया था कि हमारे पास जॉब नहीं है, खाना नहीं है, कुछ भी नहीं, हम बहुत परेशान हैं, हम कैसे आएँ अपने कंट्री में, अपने घर कैसे पहुँचे हम। तो मैंने सबका इकट्ठा करके मतलब हमारे ऑफिस के थ्रू हमने सेंटर में भिजा के काम किया था। जयशंकर सर जी ने बहुत हेल्प किया। 3 दिन के अंदर सब लोग इंडिया पहुंच गए थे। तो ये आपकी कहानी प्रेरित रहेंगी और लोगों को जागरूक भी करेंगी। थैंक यू सो मच। आपका हमारा इंटरव्यू एक छोटी सी कविता से मैं समाप्त करना चाह रहा हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है, जो मैं प्रेक्षकों को सुनाना चाहता हूँ, जो आपका लाइफ का जो चीज़ है उसमें भी दोहराता है।
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश आपकी कायम रखो, ऊपर वाला आपके साथ है, और आप हमेशा ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लोगों को सेवा करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ वंडरफुल इंटरव्यू। so much. इट्स ग्रेट हैविंग यू। सेम हियर कपिल जी, मुझे पता नहीं था कि आप इतने अच्छे कवि भी हैं और आपने जो बोला है वो बात बहुत सच्चा है। मैं यही लोगों को बोलती हूँ, घबराइए मत। कहीं पे भी अगर आप एक बार फेल हो रहे हैं, आपको सक्सेस मिलेगा, ट्राई कीजिए। वहाँ पे घबरा के आप अपना लाइफ मत एंड कीजिए, सक्सेस जरूर मिलेगा। ये सब कुछ मिलता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू कपिल जी, थैंक यू नवभारत समाचार के दर्शकों को।